जी वेलकम करते हैं आपको और अपनी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है वो देखा है कि स्टाइल्स को इंटरनली कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, सीएसएस को इंटरनली कैसे हैंडल करते हैं, उससे पहले हमने इन लाइन सीएसएस को देखा, फिर इंटरनल को देखा। एक दो कंसेप्ट और हैं, उसको देखना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। ये अपनी पीछे वाली जो हमारी वीडियो थी, लेक्चर था, इसी फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं। ये जो सारे लेक्चर्स हैं ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको रीनेम कर देते हैं। ये हमारी नेक्स्ट फाइल तैयार हो गई। यहाँ पे एक कंसेप्ट है ये कि आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं इस पेज को ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो यहाँ पे ये दो डिव्स आ रही हैं, वेयर एज कि मैं नहीं चाहता कि ये नीचे वाली डिव जोन सी है ये इसी पैटर्न पे आए जिस पैटर्न पे ये ऊपर वाली डिव आ रही है। तो इसके लिए अगर मैं इसको एलिमेंट के ऊपर जोन सा है वो स्टाइल करूँगा। एलिमेंट सिलेक्टर के ऊपर तीन तरह के सिलेक्टर्स होते हैं, एक एलिमेंट, एक आईडी और एक क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे सीएसएस को एलिमेंट नेम से डिफाइन करते हैं तो वो एलिमेंट नेम जो है वो जहाँ जहाँ भी एलिमेंट वो नेम आएगा वहाँ पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हमने क्योंकि डिव को ये एलिमेंट दे दिया तो एलिमेंट सिलेक्टर को दे दिया, तो डिव के अंदर स्टाइल किया हमने। हमने कहा जी जहाँ भी डिव आए उसको ये वाला स्टाइल दे दें। तो इस तरह डिज़ाइनिंग जो सी है वो हम हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, सब जगहों पे एलिमेंट सिलेक्टर नहीं चलता। तो इसके लिए दो हमारे मजीद कंसेप्ट होते हैं, एक आईडी और एक क्लास। तो आईडी के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं हैश टैग। ठीक है, तो हम कोई भी आईडी, आईडी यूनिक होती है। हम किसी भी एलिमेंट को, मसलन ये हमारी डिव है, इसको हम एक आईडी दे देते हैं, इसको आईडी एट्रीब्यूट दे देते हैं और इसको लिख देते हैं बैनर। तो हमने कहा कि ये बैनर आईडी से जो भी हमारा एलिमेंट होगा जिसकी आईडी बैनर होगी, तो यहाँ पर आके हम एक हैश डालते हैं और वही नेम बैनर दे देते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये वाला स्टाइल कहाँ अप्लाई होगा, जिसकी आईडी बैनर होगी। तो नॉर्मली आईडी एक ही एलिमेंट को दी जाती है, एक ही टैग को दी जाती है, मल्टीपल जगहों पे नहीं दी जाती। तो अब अगर हम यहाँ आके देखें तो देखें सिर्फ एक जो है वो एलिमेंट जोन सा है हमारा, जिसका नाम हमने बैनर रखा है, उसी के ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो अब हम अगर जोन सा है वो नीचे एक और एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, एक और आईडी बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं लेफ्ट एरिया। ठीक है, और यहाँ पर आके हम इसकी कोई भी जोन सा है वो प्रॉपर्टीज को इन्हीं को रिपीट कर देते हैं और कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, ऐसे करते हैं कि हम सेम को रिपीट कर देते हैं और यहाँ पे बॉर्डर कलर को वही रहने देते हैं। मेन कलर जोन सा है उसको हम रेड की जगह पे ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और हम हाइट को 90 की जगह पे 50 कर देते हैं और मार्जिन ऑटो को फिलहाल के लिए हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम ट्राई करते हैं, देखते हैं, हम अपनी इस वाली डिव को आईडी दे देते हैं लेफ्ट एरिया। ठीक है जी, ऐसे ही हमने इसको लेफ्ट एरिया आईडी दी, तो अब ये देखें कि इसने इस ब्लॉक को वो वाली प्रॉपर्टीज असाइन कर दी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मार्जिन का कंसेप्ट दे देता हूँ। ठीक है, देखें ये मार्जिन जो है ये चार तरफ से होता है। ठीक है, मार्जिन विद रेफरेंस टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और मार्जिन विद रेफरेंस टू द पेरेंट ऑब्जेक्ट भी होता है। जिस पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर वो कंपोनेंट या एलिमेंट मौजूद है, उस पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर उस पेरेंट ऑब्जेक्ट से कितना फासला रखेगा वो अपना ये मार्जिन डिसाइड करता है। तो मार्जिन की फर्दर जो है वो मार्जिन टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ मार्जिन लिख देते हैं तो हम अगर यहाँ पे कह देते हैं कि 50 पिक्सल्स,
तो अगर सिर्फ 50 पिक्सल लिखेंगे तो ये चारों एस्पेक्ट्स उसके 50 पिक्सल्स ले लेगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसने मार्जिन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी ऑटो नहीं है, जितना जितना हम इसको दे रहे हैं उतना उतना मार्जिन ये लेगा। यहाँ पर आप देखें ये इसने 100 पिक्सल्स ले लिए। ठीक है, 100 पिक्सल्स ही ये यहाँ से लेगा, 100 पिक्सल्स ही ये टॉप से लेगा। ठीक है, मार्जिन। और अगर हम स्पेसिफिकली मार्जिन देना चाहें तो हम यहाँ से मार्जिन टॉप और हम दे देते हैं 200 पिक्सल्स। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं तो ये टॉप यहाँ से काउंट कर रहा है, इस वजह से ये हमें यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। हम ऐसा करते हैं कि 2000 पिक्सल्स करके देखते हैं, तो ये हमें टॉप से अभी भी मार्जिन नहीं दे रहा विद रेफरेंस टू द, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका मार्जिन ऑटो सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, और मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, 100 पिक्सल्स 2000 पिक्सल्स। इसी तरह मार्जिन की जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट। ठीक है, आप किसी भी तरफ से उसको मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मार्जिन प्रॉपर्टी है। तो इसके अलावा हमारे पास एक और सिलेक्टर है, और वो सिलेक्टर है हमारे पास क्लास सेलेक्टर। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम एक ही तरह की प्रॉपर्टीज असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए क्लास सेलेक्टर यूज करते हैं। सपोज हम ये चाहते हैं कि सारी डिव्स का बॉर्डर जो है वो एक ही तरह का हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्लास असाइन कर देंगे इसको, और हम इसको क्लास को नाम क्या दे सकते हैं, हम क्लास को नाम दे सकते हैं बॉक्स बॉर्डर। ठीक है जी, और हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब जब क्लास सिलेक्टर होता है तो वो डॉट से डिनोट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉक्स बॉर्डर। और यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, हम बॉर्डर को एक ही तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन कर देते हैं। ठीक है, हमने कहा बॉर्डर, और हमने ये वेरिएशन वाले एरिया से बॉर्डर को निकाल दिया। ठीक है जी, अब हमने क्या असाइन किया, बॉर्डर, और इस डिव को भी हमने क्लास वही असाइन कर दी, और इस डिव को भी हमने वही क्लास बॉर्डर। ठीक है जी, और यहाँ पर हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों की अभी जो सी है वो बॉर्डर का जो है वो कलर ब्लू और स्टाइल सेम है। वो इस वजह से कि इन दोनों के ऊपर एक ही क्लास अप्लाई हुई है। तो क्लास हम उस सूरत में लेते हैं जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक ही तरह की स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो हम क्लास के थ्रू, क्लास सेलेक्टर के थ्रू भी दे सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज, यूनिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करें, तो हम जो है वो आईडी सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। और उसके अलावा अगर हम क्रॉस द बोर्ड एलिमेंट सिलेक्टर को यूज़ करें तो उस सब एलिमेंट्स के लिए वो एक तरह की प्रॉपर्टीज़ ही डिफाइन कर देता है। यहाँ से आगे एक हमारा कंसेप्ट रह गया एक्सटर्नल सीएसएस का। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए अब हम देखते हैं कि यहाँ से हम एक फोल्डर बना लेते हैं, और उसको हम नाम दे देते हैं CSS, और उसके अंदर जाके हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, और हम उसका नाम रख देते हैं कस्टम CSS डॉट CSS। ठीक है, जैसे ही हमने CSS इसका नाम रखा, आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो आइकॉन चेंज हो गया। यहाँ से हम इस पूरी CSS स्टाइल्स को यहाँ से हम उठा लेते हैं, और उठाने के बाद हम इसको ले जाते हैं कहाँ पे, अपनी CSS की फाइल के अंदर। ठीक है, अब हमने बता दिया कि सारे स्टाइल्स जो हैं वो कहाँ हैं, CSS के अंदर। और हम अपनी फाइल के अंदर जाके ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम
एक लिंक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और HERF के अंदर हम जाएंगे और इसको कहेंगे CSS के अंदर जाके जो हमारी कस्टम CSS की फाइल है वहाँ से ये एट्रीब्यूट्स ले लो। ठीक है, अब हमने अपनी फाइल में हेड एरिया में जाके लिंक में जाके ये डिफाइन कर दिया कि आपने ये CSS कहाँ से लेनी है। एक लिंक का टैग लगाया और उसके अंदर डिफाइन किया कि CSS के अंदर कस्टम CSS इसका पाथ दे दिया और वहां से जाके ये CSS ले लेगा। अब आप देखें कि हम यहाँ पर आए तो हमारी ये CSS अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हमने इस वक्त क्या किया कि हमने इनलाइन CSS देखी जहाँ पे हमने हर टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जाके CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं। इंटरनल CSS देखी जहाँ पे हम हेड लिंक के अंदर जाके स्टाइल टैग के अंदर CSS को अप्लाई करते हैं। और तीसरा तरीका जो एक्सटर्नल CSS की सूरत में हम एक फाइल एक्सटर्नली डिफाइन करते हैं, उस फाइल का लिंक जो है वो अपने हेड में या अपने रिक्वायर्ड एरिया के अंदर पास कर देते हैं, तो ये CSS अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं जी।